हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 10, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। 1765 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। मुगल साम्राज्य की सीमा देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मुगल साम्राज्य की सीमाएं हैं। 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत छोटे से समांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर क्षेत्र कौन से हैं? ये क्षेत्र था और ये क्षेत्र किसके नियंत्रण में था? ब्रिटिश के नियंत्रण में था। 18वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किसकी राजधानी थी? बंगाल की। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयां पर किस प्रकार पहुंचा था? फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे? ऐसा अनेक कारणों से हुआ था। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लेकर लंबा संघर्ष चला था दक्षिण भारत को जीतने के लिए। इसमें सैन्य और वित्तीय संसाधनों का बहुत अधिक खर्च हो गया था, जिस कारण से सैनिक भी कम पड़ गए और वित्तीय संसाधनों के लिए भी खतरा हो गया था, जिस कारण से मुगल कमजोर पड़ गए थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त हो गई थी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। सूबेदारों के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्तियां मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ कर लिया था। जब प्रांतों पर किनका नियंत्रण हो गया था? सूबेदारों का। राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा कम में आ गई थी। जो राजधानी में राजस्व पहुंचता था मुगलों के पास, उसमें कमी आ गई थी, क्योंकि सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना कब्जा कर लिया था। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर कर दिया था। उत्तर पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों ने और किसानों ने विद्रोह कर दिया, कृषकों ने आंदोलन चलाए और इन समस्याओं ने और भी गंभीर समस्या पैदा करती थी मुगलों के लिए। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। किसानों पर टैक्स बढ़ाया गया था, जिस कारण से उन्होंने विद्रोह किए थे। कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश करते थे। अतीत में विद्रोह समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। अतीत में उसी समय जब मुगलों का पतन हो रहा था तो विद्रोह होने शुरू हो गए थे चारों ओर, जिसके कारण से मुगल सत्ता कमजोर हो गई। परंतु जब अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र की आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया, जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों, अन्य समूहों के हाथों में आ गई थी। यानी जो सत्ता, आर्थिक सत्ता प्रांतीय सत्ता स्थानीय सरदारों व समूहों के हाथ में आ गई थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। भरपूर फसल, खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक थे, वित्तीय दिवालियापन का बारे में लिखा है यहाँ पर।
इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने मौके का फायदा उठाया और 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर बहुत से आक्रमण किए। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर और 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किए थे। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 5 बार किए थे। कब से कब तक? 1748 से लेकर 61 तक किए थे। 61 में आखिरी युद्ध था पानीपत का, अफगान था। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालिक प्रेक्षकों ने किया है। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया उसका वर्णन इस प्रकार से किया है। 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, अन्य चीजें ले गए जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन कौन ले गया था? नादिर शाह। कब? 1739 में। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण का प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता था। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाक का नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे थे। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी अब वे बेघर हो गए थे। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया था। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला, वहाँ सारी की सारी दुनिया तबाह कर दी। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। मुगल साम्राज्य पर चारों ओर से दबाव पड़ रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बंटे हुए थे। मुगल काल में ईरानी और तुरानी तुर्क मूल के थे। जो तुरानी कौन थे? जो तुर्क मूल के थे उनकी बात है। काफी समय तक परिवर्तित मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। जो मुगल बादशाह थे, जो ये 2 अभिजात थे, एक ईरानी एक तुरानी, मुगल बादशाह कभी उसके तो कभी उस दूसरे के हाथ की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई थी। फर्रुखसियर की और आलमगीर की हत्या कर दी गई थी। आज तक दो ऐसे मुगल बादशाह हुए हैं जिनकी हत्या की गई है। किसकी? फर्रुखसियर की और आलमगीर की। और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। किन 2 बादशाहों को अंधा किया गया था? अभिजातों के द्वारा। अहमद शाह को और आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को और अहमद शाह को अंधा किया गया था अभिजातों के द्वारा। नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ बड़े बड़े प्रांतों के जो सूबेदार थे, बड़े जमींदार थे, उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को प्रबल बना लिया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बंट गया था। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परव्यापी समूह में बांटा गया था। अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत में थे,
अवध, बंगाल और हैदराबाद ये पहले मुगल साम्राज्य के कब्जे में थे, लेकिन अब वे आज़ाद हो गए थे। वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत में थे, हालांकि इन राजाओं के शासक अधिक शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्हें मुगल बादशाह के से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरा श्रेणियों में मराठा, सिख, जाट के राज्य भी आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे। इन्हें कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर। पुराने मुगल प्रांत जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ है, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारियों राज्यों का उदय हुआ है, उनमें से 3 प्रमुख थे। अवध, बंगाल, हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उस मुगल अभिजात द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक शहजाद खान अवध, मुर्शिद कुली खां बंगाल के और हैदराबाद के आसफ जाह थे। ये तीनों अलग हुए थे तो अवध के कौन थे? शहजाद खान, मुर्शिद कुली बंगाल के और आसफ जाह हैदराबाद के थे, जो आज़ाद हुए थे मुगलों से। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला था। यानी आसफ जाह थे और मुर्शिद कुली खान थे, इनको 7-7 हजार जात मिली थी। यानी इनके मुगल साम्राज्य में काफ़ी ऊंचे पद थे। जबकि शहजाद खान की जात का दर्जा 6000 था। शहजाद खान कहाँ के थे? अवध के थे। इसकी जात का संख्या कितनी थी? 6 थी। मुर्शिद कुली खान की 7 थी। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क आसफ जाह कहाँ के थे? हैदराबाद के थे। इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कारोबार दे दिया गया। 1720-22 के मध्य ही दक्कन प्रांत के सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में उपद्रव हो गए थे। मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए, इन्हें जागीर प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था, न ही उसके पास कोई कामकाज कोई हस्तक्षेप करता था। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से किए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानियों के साथ युद्ध हुए। हैदराबाद के राजा के किन साथ युद्ध हुए? मराठों के साथ युद्ध हुए और तेलुगु के साथ युद्ध हुए। युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपदा क्षेत्र अपना नियंत्रण प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षा रखता था। उन पर इस महत्वाकांक्षा पर
उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। निजाम की फौज। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का वर्णन। निजाम के पास 400 हाथी सवार थे। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सज्जे सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। अवध। बुरहान उल मुल्क शहादत खान का पूरा नाम क्या है? बुरहान उल मुल्क खान 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया। 1722 में इसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। भारत और बंगाल के बीच जो व्यापार का मुख्य मार्ग था, कहाँ से होकर गुजरता था? अवध से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली। बुरहान उल मुल्क ने अवध की सूबेदारी भी, दीवानी भी, फौजदारी भी सभी अपने हाथ में ले ली। सूबे की राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र करदाता बन गया। यानी राजनीतिक, वित्तीय विभाग और सैनिक मामलों का एकमात्र करदाता कौन बन गया था? बुरहान उल मुल्क शहादत खान। 1722 की बात है ये। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। बुरहान उल मुल्क ने क्या किया? अवध क्षेत्र में जो मुगल प्रभाव के या मुगलों के जमींदार थे या अधिकारी थे, उनकी संख्या कम कर दी थी। उसने जागीरों के आकार में कटौती की। जो जागीरदार थे मुगलों के, उनकी जो जागीर थी उसमें कटौती कर दी और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। और जहाँ पर खाली स्थान थे, जहाँ पर अधिकारी लगाए जाने थे, वहाँ पर अपने निष्ठावान अधिकारियों को, सेवकों को लगा दिया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों और लेखों की जाँच करवाई। धोखाधड़ी को रोकने के लिए अधिकारियों के खातों और लेखों की जाँच करवाई। नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। यानी सभी जिलों का दोबारा से राजस्व निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों, रोहिलाखंड के अफगानों की उपजाऊ भूमि को अपने राज्य में मिला लिया। रोहिलाखंडों की और जमींदारों की जो उपजाऊ भूमि थी, उसने अपने राज्य में मिला लिया। किसने? शहादत खान ने। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार, महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य का ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, महाजन, साहूकारों पर निर्भर था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम का भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दी गई थी। जो अवध का नवाब था, नया बना था, उसने इजारेदारों को छूट दी थी कि वो टैक्स वसूलेंगे। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों, महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे थे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। बंगाल किसके नेतृत्व में मुगलों से अलग हुआ था? मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। और मुर्शिद कुली खान के नाम पर ही मुर्शिदाबाद नामक स्थान को बंगाल की राजधानी बनाया गया था। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त किए थे। सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यदि भी मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। यानी जो मुर्शिद कुली खान था, सूबेदार कभी नहीं बना था। वो एक उप सूबेदार था।
उसने बहुत सारे सूबेदार के पद से जुड़ी सुविधा अपने हाथ में ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने बंगाल, अवध और हैदराबाद की तरह उसने भी राज्य के राजस्व पर शासन अपने नियंत्रण में जमा लिया, यानी राजस्व पर अधिकार कर लिया मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़ा पैमाने पर पुनर्निर्धारण का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों, साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन गया था, जो जमींदारों से काफी बदला हुआ था। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, वह अलीवर्दी खान के शासन काल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई देता था। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना कहाँ था? बंगाल में था। अलीवर्दी का दरबार दिखाया गया है। दूसरे उनके जो तरीके थे कर प्राप्त करने के मुगलों से अलग थे। कर संग्रहण के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद थी। इजारेदारी प्रथा मुगलों द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन हैदराबाद, अवध और बंगाल तीनों ने इसको अपनाया। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। 18वीं शताब्दी में पूरे भारत में इजारेदारी प्रथा फैल गई थी। देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों एवं वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रखवाते थे। यानी इजारेदारों को जो सेठ महाजन थे पैसा देते थे, लेकिन जो जमीन थी उसको बंधक के रूप में यानी गिरवी रखवाते थे। उनकी जोतों से खुद के कारीदारों के जरिए कर वसूलते करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों को इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई थी। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराज्य स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। कई राजपूत शासकों ने तो मुगलों का अधिकार स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगलों की अधिकार को, सत्ता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि चुनौती दी। किसने? मेवाड़ ने। मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप थे, जिसकी वीर गाथाएं बहुत महान हैं। 1572 में राणा 1572 में उदयपुर मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। राणा गद्दी पर कब बैठा था? 1572 में बैठा था। उस समय भारत में शासन किसका था? अकबर का। राणा के पास मुगल अधिराज को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। राजपूतों की वतन जागीर। बहुत सारे राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर राजपूत घराना था। एक तो अंबर, दूसरा जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। अपनी विशिष्टता के साथ सेवारत थे। अपनी सेवा कहाँ देते थे? ये मुगलों के दरबार में। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीर पर पर्याप्त सहायता का आनंद लेने की अनुमति थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे। जो अंबर और राजपूत के राजघराने थे, जो मुगलों की सेवा में रहते थे, इन्होंने भी अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे 18वीं शताब्दी में। जोधपुर के राजा अजीत सिंह कहाँ के राजा थे? जोधपुर के राजा थे। मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। गुटिया राजनीति थी कहाँ के? मुगलों की। गुट के रहना पड़ता है, इसमें अपने पैर फंसा दिए। इस प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात,
मालवा के लाभदायक सूबेदारों को सूबों की सूबेदारी दावा किया। गुजरात मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी। अंबर के राजा कौन थे? अंबर के राजा थे सवाई जय सिंह। और जोधपुर के राजा कौन थे? अजीत सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। अंबर के राजा थे सवाई जय सिंह। इसको कहाँ की दीवानी मिली थी? सूबेदारी मिली थी मालवा की। बादशाह जहांदारा शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों को नवीकरण कर दिया था। बादशाह जहांदारा ने राजा अजीत सिंह कहाँ का? जोधपुर का। और जय सिंह अंबर के राजा थे। इन दोनों राजाओं की पदों का नवीकरण किया। किसने किया था? बादशाह जहांदारा ने 1713 में। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर के जीत लिया। जोधपुर के राजघराने ने किसको जीत लिया था? नागौर को। जोधपुर का राजा कौन था? अजीत सिंह। अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी। अंबर का राजा कौन था? जय सिंह था। इसने बूंदी को जीत लिया था। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। सवाई राजा जय सिंह कहाँ था? अंबर का राजा था। उसने जयपुर को अपनी राजधानी बना लिया था। 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1722 में सवाई जय सिंह राजा को आगरा मिल गया था। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया था। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बन गए। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में महल, मंदिर, व्यापार के केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं, अन्य इमारतें बनवाई। चित्तौड़गढ़ का किला देख रहे हैं आप, कहाँ पर है? राजस्थान में ही चित्तौड़गढ़ का किला है, राजस्थान में। जयपुर के राजा जय सिंह, यानी जय सिंह के नाम पर जयपुर का नाम पड़ा है, जय सिंह जयपुर। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन किया गया है। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार बने। राजा जय सिंह कहाँ के बने थे? आगरा के सूबेदार बने 12 वर्ष के लिए। 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के बने थे। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तक था। जयपुर में जंतर मंतर है। एकदम जंतर मंतर दिल्ली में भी है। जयपुर की स्थापना किसने की? जय सिंह ने की थी। अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु उपकरण हैं। दिल्ली का जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर, उज्जैन का जंतर मंतर, मथुरा का जंतर मंतर और वाराणसी का जंतर मंतर। कुल कितने जंतर मंतर हुए? 5। इन 5 का निर्माण किसने करवाया था? राजा सवाई सिंह ने करवाया था। ठीक है, क्यों करवाया था? खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, इन सबको आप याद रखेंगे। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि कौन सा जंतर मंतर कहाँ पर है। कुल जंतर मंतर कितने हैं? 5 हैं। निर्माण किसने करवाया था? राजा सवाई सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़, ये मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। किसने बनवाया था जोधपुर में? राजा अजीत सिंह ने बनवाया था। मेहरानागढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। सिख, 17वीं शताब्दी के दौरान सिख के एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुआ। सिख कब राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुआ? 17वीं शताब्दी में
खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। इसे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और इसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। राजपूतों के साथ, मुगलों के साथ कई लड़ाइयाँ किसने लड़ी थी? सिखों ने लड़ी थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 के बाद। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद 1708 में गुरु गोविंद की मृत्यु हो जाती है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में, गुरु गोविंद के बाद खालसा पंथ का नेतृत्व किसने किया था? बंदा बहादुर ने किया था। खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। कब किया था? 1708 में गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद। नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर ने किया था। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन के सार्वभौम बताया। गुरु नानक के नाम पर और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के किसने चलाए थे? बंदा सिंह बहादुर ने। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। और 1716 में उसको फांसी दे दी गई थी। 1716 में फांसी दे दी गई थी। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में, बाद में मिसलों में गठित किया। सिखों ने अपने आप को किस में गठित किया था? जत्थों में और मिसलों में। मिसल, इन जत्थों और मिसलों का संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। दल खालसा क्या था? मिसल और जो जत्थे थे इनकी संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती थी? दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। दल खालसा बैसाखी दिवाली के पर्व में आपस में मिलते थे। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया जाते थे। दल खालसा में दोनों जत्थे मिलते थे, जत्थे और मिसल दोनों मिलते थे। कब? बैसाखी के समय, दिवाली के समय या अन्य पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे और फिर इकट्ठे बैठकर निर्णय देते थे, जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। जब दोनों सेनाएं जत्थे और मिसल बैठकर निर्णय लेते थे तो उन्हें क्या कहा जाता था? सामूहिक निर्णय को गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव को कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। जो राखी का त्यौहार मनाया जाता है आज, ये किसने स्थापित किया था? सिखों ने। गुरु गोविंद सिंह दिखाए गए हैं घोड़ा पे। इधर ये महाराणा रणजीत सिंह की तलवार है। और राखी की व्यवस्था की गई थी जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। यानी किसानों से 20% उपज का लिया जाता टैक्स के रूप में और उसको फिर सुरक्षा दी जाती थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। ये किसने कहा था कि उनके भाग्य में शासन करना है? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था खालसा को प्रेरित करते हुए। राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित ढंग के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद सरकार को अपने कब्जे में ले लिया। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में ले लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। खालसा ने अपना सिक्का कब गढ़ा था? 1765 में। और 1761 में आपको पता है अहमद शाह अब्दाली ने कब्जा किया था। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के उत्तीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। यानी जो सिक्के बंदा बहादुर ने बनाए थे वही सिक्के सेम टू सेम थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु
इससे यमुना तक फैल गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में सिखों का साम्राज्य था जो सिंधु नदी से लेकर यमुना नदी तक फैल गया था। यद्यपि वे विभिन्न शासकों में बंटे हुए थे। इनमें से एक शासक थे कौन? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह एक पंजाब के शासक थे। विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। सिखों में दोबारा से एकता किसने स्थापित की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। एकता कायम की सिखों में, और अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कब? 1799 में। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। मराठा। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। यानी मुगलों का विरोध करके उत्पन्न हुआ था। कौन? मराठे। शिवाजी 1627 में गद्दी पर बैठा और 1680 तक राजा रहा। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों, देशमुख होता परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के प्रमुख आधार बन गए। जो कृषक थे और पशुचारक थे वो मराठों सेना के क्या बन गए? सैनिक बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में आ गई थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की शक्ति किसके हाथ में आ गई थी? चित्पावन ब्राह्मणों के हाथ में आ गई थी, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। जो पेशवा या प्रधानमंत्री होते थे किसके काल में? शिवाजी के बाद के जो उत्तराधिकारी है उनके शासनकाल में। उनमें किस जाति से थे? किस समुदाय से थे? ब्राह्मण थे। पेशवा का समुदाय क्या था? ब्राह्मण। पुणे मराठा राज्य का राजधानी थी। जो पेशवा था कहाँ बैठता था? पुणे में बैठता था। और जो पुणे है महाराष्ट्र में, ये किसकी राजधानी थी? मराठों की राजधानी थी। यहाँ पर पेशवा बैठता था। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाके से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन बनाया था। इनकी सफलता का रहस्य क्या था? जो वे मुगलों के किलेबंद इलाके थे टक्कर न लिए, यानी मुगलों से वो सीधी टक्कर नहीं लेते थे बल्कि चुपचाप से वहां से निकलकर शहरों और कस्बों पर हमला बोल देते थे। मुगल सेना ने ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ देते थे जहां रसद पाने, कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकें। शिवाजी का रूप चित्र। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई थी। 17वीं शताब्दी में शिवाजी में दक्कन में एक शक्तिशाली राज्य का उदय की शुरुआत हुई, जिसमें अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म शाहजी उसके पिता थे और माता का नाम जीजाबाई था। कब हुआ था? 1630 में हुआ था। किसका जन्म? शिवाजी का जन्म। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग में निर्देश में अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। शिवाजी की विजय पथ का निकलना, शिवाजी की विजयों के कारण क्या था? माता और अभिभावक दादा कोंडदेव की शिक्षा। जावली पर कब्जे में उन्हें मलावा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया।
बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। किस किस के खिलाफ कारनामे किए थे? बीजापुर और मुगलों के खिलाफ। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। शिवाजी कौन सी युद्ध तकनीक अपनाते थे? गुरिल्ला। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? राजस्व थे, टैक्स थे। किसके थे? शिवाजी के। चौथ और सरदेशमुखी। राजस्व संग्रहण की प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य काफी विस्तार हुआ। 1720 से लेकर 1761 तक मराठों के साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सैन और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया गया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र का चौथ और सरदेशमुखी कर का अधिकार मिल गया। किसको? शिवाजी को। चौथ क्या होता है? जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू टैक्स, जो 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। यानी जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाला भूमि कर होता है। चौथ क्या होता है? भूमि कर होता है, जो कुल फसल का 25% लिया जाता है। सरदेशमुखी क्या होता है? दक्कन में मुख्य राजस्व संघकर्ता को दिए जाने वाला भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा होता है। ये कितना? चौथ होता है 25%, सरदेशमुखी होता है 9 से 10% होता है, संघकर्ता द्वारा लिया जाता है दक्कन क्षेत्र में। 1737 में दिल्ली पर दावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। 1737 में दिल्ली पर धावा बोला था मराठों ने। दिल्ली पर दावा कब बोला मराठों ने? 1737 में। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, उसमें हरियाणा पंजाब का भाग था, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तमिल, तेलुगु प्रदेशों तक फैल गया था। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुत्व को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम ली जाने लगी थी। यानी केवल उनसे टैक्स लिया जाता था, पैसे लिए जाते थे, बाकी राजा शासन अपने हिसाब से चलाते थे। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर इसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए थे। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए थे। परिणाम स्वरूप यहाँ से याद रखेंगे चौथ कर से, जो चौथ है इसे जमींदार वसूलते थे और सरदेशमुखी को संघकर्ता वसूलते थे। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। मराठों का 1761 में हारने का मुख्य कारण क्या था? अन्य कोई शासक से सहयोग न मिलना। यानी मराठों का सभी के साथ लड़ाई झगड़ा चला रहता था और सभी इनसे रुष्ट थे, इनके विरोध थे। इस कारण से मराठे 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब सभी इलाकों पर एक बार विजय का अभियान पूरा हो जाता मराठों का, तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इस सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले जैसे मराठा सरदारों का शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल गए थे। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों का विकास किया। इस समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, उज्जैन किसके संरक्षण में फला फूला था? सिंधिया। और इंदौर होलकर के नियंत्रण में फला फूला था। ये शहर हर तरह से बड़े समृद्धशाली थे और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक सांस्कृतिक केंद्र थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खोले। चंदेरी के
चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों का मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। चंदेरी क्षेत्र था एक, उसमें रेशमी के वस्त्र थे जो बनाए जाते थे, और मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया था। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत की बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में सघन था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक वित्त क्षेत्र को बढ़ाकर पुणे और नागपुर तक फैला दिया था। लखनऊ इलाहाबाद तक को शामिल कर लिया गया था। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे कौन? बाजीराव। बाजीराव का अन्य नाम था, दोबारा से करते हैं इसको, बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते थे। बाजीराव प्रथम का अन्य नाम क्या था? बाजीराव बल्लाल। इनके पिता का नाम क्या था? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे ये। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्होंने विंध्याचल मराठा राज्य का विस्तार का श्रेय था। विंध्याचल तक मराठों का विस्तार किया था बाजीराव प्रथम ने। मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाना जाता है। किसको? बाजीराव प्रथम को या बाजीराव बल्लाल को, जिसके पिता का नाम था पेशवा बालाजी विश्वनाथ। जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों में अपना नियंत्रण कर लिया था। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली, आगरा के दो शाही शहरों के बीच स्थित क्षेत्र पर शुरू हो गया था। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी रहे। जाटों का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन ने किया था, और इनका नियंत्रण हुआ था दिल्ली और आगरा पर। जाट समृद्ध कृषक थे, यानी जाट क्या थे? कृषक थे, कृषि करने वाले थे, और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत, जाटों के नियंत्रण में था पानीपत। बल्लभगढ़ का राजा नहर सिंह वह जाटों का नेता था। जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। जाटों के महत्वपूर्ण व्यापारिक कौन से थे? पानीपत, बल्लभगढ़ जाटों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। सूरजमल के राज में भरतपुर, राजा सूरजमल हुए जाटों के, उसके नियंत्रण में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह का पुत्र कौन था? जवाहिर शाह। नादिर शाह के पुत्र था जवाहिर शाह। के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए, 20,000 सैनिक मराठों से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए। इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। कौन लड़ा था मुगलों से? नादिर शाह का पुत्र जवाहिर शाह। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, भरतपुर का किला पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों की पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं रूप के नमूने में बनाई गई थी। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय प्रकाष्ठ पर पहुंच गई थी, यानी जाटों की शक्ति सर्वोच्च शिखर पर कब थी? सूरजमल के समय थी। 1756 से लेकर 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में है।
भरतपुर भरतपुर जाट राज्य आधुनिक राजस्थान में है। संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरजमल के कई किले और महल बनवाए थे, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़, भरतपुर में एक प्रसिद्ध लोहागढ़ है। इसका भरतपुर में एक लोहागढ़ है। लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? राजा सूरजमल ने बनवाया था। भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है। यानी भरतपुर में लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? राजा सूरजमल ने। 18वीं शताब्दी का दीग राजमहल इमारत की छत पर मुख्य भवन है, जहां बांग्ला गुंबद पर है। गौर करें, ये दिखाई गई यहाँ पर, यह बांग्ला गुंबद है, राजमहल के समूह हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी और 1794 तक जारी रही थी। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में भी हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिका 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांति ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों, शिल्पकारों, पादरी गण, अभिजातों के विशेष अधिकारों को खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए। यानी जन्म सिद्ध अधिकार किसी के नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक ने यह समझा कि सभी के लिए सम्मान, कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, जनता को सरकार के कार्यों की भूमिका अदा करने के लिए अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियाँ जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं का नागरिकों में बदल डाला। नागरिक राष्ट्रीय एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में काफी जोर पकड़ लिया था। चलिए इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। सूबेदार प्रांतीय सूबेदार होते थे। फौजदार एक मुगल सेना कमांडर। और मिसल क्या था? सिख योद्धाओं का समूह होता था। चौथ क्या था? मराठों द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स था। उमरा क्या था? उच्च अभिजात वर्ग था। और इजारतदार बचिया ये क्या था? एक कृषक राजस्व था। और एक बचिया कुनबी क्या था? कुनबी था एक मराठा कृषक योद्धा। सूबेदार प्रांतीय सूबेदार होते थे। फौजदार एक मुगल सेना कमांडर। इजारादार क्या था? एक राजस्व कृषक। मिसल सिख योद्धाओं का समूह होता था। एक जत्था होता था, जत्था। चौथ मराठों द्वारा लगाया जाना कर। दूसरा टैक्स क्या था? सरदेशमुखी। कुनबी क्या था? मराठा कृषक योद्धा था। उमरा क्या था? उच्च अभिजात वर्ग को उमरा बोला जाता था। औरंगजेब ने खालिस्तान में एक लंबी लड़ाई लड़ी, दक्कन में लड़ी थी, जो औरंगजेब की, और ये लड़ाई मुगलों के पतन का कारण बनी। उमरा और जागीरदार मुगल खालिस्तान के शक्तिशाली अंग थे साम्राज्य के।
उमरा और जागीरदार मुगल साम्राज्य के एक शक्तिशाली अंग थे। आसफ जहाँ ने हैदराबाद राज्य की स्थापना में की थी, 18वीं शताब्दी में की थी। अवध के संस्थापक कौन थे? शहजाद खां थे। बताएं सही गलत। नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण नहीं किया था, दिल्ली पर किया था 1739 में। ये पहले वाला गलत है। सवाई राजा जयसिंह इंदौर के शासक थे, ये भी गलत है। सवाई राजा जयसिंह कहाँ के थे? जयपुर की राजधानी थी और अमरा के शासक थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, बिल्कुल सही है। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। पुणे किसकी राजधानी? मराठों की राजधानी थी, जहां पर पेशवा बैठता था। सूबेदारी क्या थी? प्रांतों के सूबेदार थे। प्रांतों के सूबेदार होते थे मुगलों के समय। दल खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद ने की थी। मिसल सिखों का एक खालसा पंथ का भाग है। फौजदारी क्या है? मुगल सेनाओं का जो कमांडर होता था उसे बोला जाता था। इजारतदारी क्या है? एक राजस्व कृषक। चौथ और सूरजमुखी टैक्स हैं, किसके हैं टैक्स हैं? ये मराठों के। सआदत खान के पास कौन कौन से पद थे? सूबेदार था, फौजदारी थी, दीवानी थी। दीवानी क्या होते हैं? टैक्स के बारे में। और सूबेदार क्या था? प्रांत का सूबेदार था। फौजदारी का मतलब है सेना का कमांडर था। आसफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई? आसफ जाह ने अपने लिए कुशल सैनिकों प्रशासकों की उत्तरी भारत से ले आया। उसने मनसबदार नियुक्त किए, उन्हें जागीरें प्रदान की। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध पठारी क्षेत्र के तेलुगु शासकों के सेना नायकों के साथ युद्ध करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया।